रात के ठीक 2 बज रहे हैं। एक बिल्कुल शांत ऑल वाइट बेडरूम में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अकेले फर्श पर बैठी है। ओह, सच में एक बहुत ही हैवी सीन है ये। उसने अपना खून पसीना एक करके एक टेक कंपनी खड़ी की थी। सालों की मेहनत थी। पर आज उसके अपने ही बोर्ड मेंबर्स ने, उन्हीं लोगों ने जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसे कंपनी से बाहर निकालने का धोखा दिया है। सामने टेबल पर नींद की गोलियों की एक बड़ी सी बोतल रखी है। यानी दर्द और नाकामी का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि उसने परमानेंटली इस कहानी को यहीं खत्म करने का फैसला कर लिया। एग्जैक्टली एक ऐसी सिचुएशन जहां दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है और लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन तभी बिल्कुल आखिरी पल में उसकी नजर सामने रखे ओक ड्रेसर पर पड़ती है। वहां एक टिकट रखा है, द स्पेल बाइंडर नामक एक बेहद लेजेंडरी गुरु के पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन सेमिनार का टिकट। ये छोटी सी आम सी चीज लगती है, लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़े उस औरत के लिए ये टिकट अचानक से एक डिस्ट्रैक्शन और आखिरी उम्मीद बन जाता है। हाँ, एक ऐसी उम्मीद जो उसकी पूरी जिंदगी की ट्रेजेक्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काउंटर इंट्यूटिव सवाल उठता है। क्या कभी सोचा गया है कि अगर कल सुबह 5 बजे उठना किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? आज के इस डीप डाइव में हम इसी मशीनरी को समझेंगे। ये एक इमोशनल और साइंटिफिक सफर है जहां हम देखेंगे कि सच में एक टूटा हुआ इंसान जीरो से हीरो कैसे बनता है। तो ये कहानी असल में मोमेंटम कहाँ से पकड़ती है? वो सेमिनार का सीन कैसा था? वो सफर मोमेंटम पकड़ता है उस सेमिनार के अंदर। एंटरप्रेन्योर किसी तरह अपने अंदर की बची खुची हिम्मत बटोर कर वहां पहुंचती है। स्टेज पर 80 साल के 10 स्पेल बाइंडर आते हैं। वाह, 80 साल के? हाँ, उम्र जरूर 80 साल है, लेकिन उनकी आवाज में एक आग है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो पूरे हॉल को बांध लेती है। वो स्टेज से कहते हैं कि हर इंसान एक हीरो बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन सोसाइटी हमें मीडियोकर बनने पर मजबूर कर देती है ना? बिल्कुल। वो लोगों को सिखाते हैं कि अपने अंदर की आग को बुझने ना दो। लेकिन जब लगता है कि मोटिवेशन अपने बिल्कुल पीक पर है, हॉल में बैठे सभी लोग उनकी बातों में खोए हुए हैं, तभी एक बहुत ही रॉ और टेरिफाइंग मोमेंट आता है। वेट, क्या होता है वहां? स्पीच के बिल्कुल बीच में द स्पेल बाइंडर अचानक स्टेज पर गिर जाते हैं। उन्हें खांसी का बहुत बुरी तरह दौरा पड़ता है। हाउ क्रेजी! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया होगा। सन्नाटा और डर, ये एक अजीब सा आयरनी का मोमेंट है। जो इंसान अभी कुछ सेकंड पहले पूरी दुनिया को उम्मीद दे रहा था, वो खुद मौत के मुंह में दिख रहा है। और इस केओस में उस एंटरप्रेन्योर की मुलाकात कुछ अजीब लोगों से होती है, राइट? हाँ, इस डरावने मोमेंट में जहां हर कोई पैनिक कर रहा है, उस एंटरप्रेन्योर की मुलाकात 2 और लोगों से होती है। एक है बहुत ही अजीब दिखने वाला आर्टिस्ट जिसके बाल ड्रेडलॉक्स में उलझे हैं। और दूसरा है एक फटे हुए पुराने कपड़े पहना हुआ होमलेस आदमी जिसके हाथ में एक अजीब सी सस्ती लगने वाली वॉच है। इन तीनों का मिलना इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वेट, मुझे यहाँ एक सेकंड के लिए पुशबैक देना पड़ेगा। अगर हम रियलिस्टिकली सोचें, एक इंसान जिसका $1 बिलियन एम्पायर छिन गया हो, जो सुइसाइडल थॉट से गुजर रही हो, उसकी मेंटल स्टेट ऑलरेडी इतनी फ्रेजाइल है। हाँ, बहुत फ्रेजाइल है। तो वो किसी ऐसे रैंडम होमलेस इंसान की लाइफ एडवाइस क्यों सुनेगी जो सड़क से उठकर आया लग रहा हो? अगर मैं डिप्रेस्ड हूं तो मैं किसी फटे कपड़े वाले इंसान की फिलॉसफी पर ध्यान नहीं दूंगा यार। ये रिएक्शन बहुत नेचुरल है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। वो होमलेस दिखने वाला इंसान असल में होमलेस है ही नहीं। वेट, रियली? तो वो कौन है? वो एक एक्सेंट्रिक सुपरवेल्थी बिलियनियर है जिसका नाम स्टोन राइली है। असल में सोर्सेज हमें बताते हैं कि जो ट्रू एलीट परफॉर्मर्स होते हैं वो सोसाइटी के वैलिडेशन पर जिंदा नहीं रहते। अच्छा, मतलब उन्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली। उन्हें महंगे ब्रांडेड कपड़ों से या गाड़ियों के दिखावे से अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर से आता है। ओह, ये बहुत डीप है। यानी उस बिलियनियर का वो फटा हुआ भेस अपने आप में एक स्टेटमेंट था। हाँ, ये उस एंटरप्रेन्योर के लिए पहला सबकॉन्शियस लेसन था, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी आइडेंटिटी ही अपनी टेक कंपनी और सोसाइटी के स्टेटस से जोड़ रखी थी। जब कंपनी गई तो उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो गई। मेक सेंस। और फिर ये बिलियनियर एक बहुत ही क्रेजी ऑफर देता है उन्हें, है ना? बिल्कुल। वो इन दोनों को उस टूटी हुई एंटरप्रेन्योर और उस प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले आर्टिस्ट को अपने प्राइवेट जेट पर मॉरिशस आने का इनविटेशन देता है। प्राइवेट जेट पर सीधा मॉरिशस? नॉट बैड।
हाँ, वो कहता है कि वो उन्हें एक ऐसी मेथड सिखाएगा जो दुनिया के सिर्फ टॉप 5% एलीट परफॉर्मर्स यूज करते हैं। एक ऐसी आदत जो उनकी बिखरी हुई जिंदगी को वापस ट्रैक पर ले आएगी। तो मॉरिशस के उस शांत बीच पर सफर शुरू होता है और वहां बिलियनर उन्हें द 5 AM क्लब का कोर प्रिंसिपल सिखाता है। सही कहा। और वो प्रिंसिपल सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस 5 बजे का अलार्म लगाकर उठ गए तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ, मैं भी पहले यही सोचता था कि बस आंखें खुल जाएं किसी तरह। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सुबह जल्दी उठकर फोन पर सोशल मीडिया ही स्क्रॉल करना है तो उठने का कोई फायदा नहीं। असल मैजिक उस विक्ट्री आवर में छिपा है जो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का 1 घंटा होता है, जिसे वो 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। एग्जैक्टली। इस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। तो पहले 20 मिनट यानी ठीक 5 बजे से 5:20 तक का वक्त है मूव। इसमें इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, पसीना बहाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सुबह 5 बजे जो बॉडी आधी नींद में होती है तब ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज क्यों करनी है? योगा, स्ट्रेचिंग या आराम से वॉक भी तो की जा सकती है ना? इतना पुश क्यों करना है? इसका सीधा कनेक्शन हमारी बायोलॉजी और ब्रेन केमिस्ट्री से है। जब कोई इंसान डीप स्ट्रेस या फेलियर से गुजर रहा होता है ना, तो ब्रेन और बॉडी में कॉर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन जमा हो जाता है, जो कि फियर और एंजाइटी को बढ़ाता है ना? हाँ, रात भर और पिछले दिन का स्ट्रेस इस कॉर्टिसोल को पीक पर ले आता है। लेकिन जब सुबह सुबह इंटेंस वर्कआउट किया जाता है और पसीना निकलता है तो बॉडी इस कॉर्टिसोल को टेक्निकली वॉश आउट कर देती है। वेट, तो मतलब वो एक्सरसाइज का पसीना प्रैक्टिकली उस फियर और एंजाइटी को धो रहा है। बिल्कुल, ये फियर का केमिकल फ्लश हो जाता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कॉर्टिसोल कम होने के साथ ही ब्रेन एक और पावरफुल केमिकल रिलीज करता है जिसे BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। अच्छा, ये BDNF करता क्या है ब्रेन में? इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए कि ये BDNF ब्रेन के लिए एक तरह के फर्टिलाइजर का काम करता है। ये नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, डैमेज्ड ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है। ओह वाओ, जिसका मतलब है कि फास्ट और क्लियर डिसीजंस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सही पकड़ा। साथ ही इंटेंस एक्सरसाइज से डोपामीन और सेरोटोनिन भी बूस्ट होते हैं जो मूड और फोकस को पूरे दिन के लिए ऑप्टिमाइज कर देते हैं। अगर इस प्रोसेस को एक एनालॉजी से समझा जाए तो ये सिर्फ मोबाइल फोन को रात में चार्ज पर लगाने जैसा नहीं हुआ, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, कैसे? ये बेसिकली फोन से मैलवेयर और वायरस यानी उस कॉर्टिसोल को डिलीट करना है और साथ ही उसके प्रोसेसर को BDNF के नए अपडेट से अपग्रेड करना है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना जो हैंग नहीं होगा। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और जब ये हार्डवेयर अपग्रेड हो जाता है तब आता है दूसरा फेज, रिफ्लेक्ट, जो 5:20 से 5:40 तक चलता है। इस वक्त एक्सरसाइज का पसीना धीरे धीरे सूख रहा होता है। हाँ, और बॉडी में एक अजीब सी शांति होती है। ये 20 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग और अपने दिन को प्रोएक्टिवली प्लान करने के लिए है। इस वक्त बाहर का कोई शोर नहीं होता। आज के ज़माने में जब नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस हम पर हावी हैं, वहाँ ये 20 मिनट की शांति सच में एक बड़ी लग्जरी है। बिल्कुल। जर्नलिंग से जो दिमाग में भीड़ और एंजाइटी होती है वो पेपर पर निकल आती है, दिमाग खाली और फोकस्ड हो जाता है। इंसान सिचुएशंस पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने लगता है। सही बात है। और फिर आता है इस घंटे का आखिरी फेज, ग्रो, 5:40 से 6 बजे तक। इन 20 मिनट में सिर्फ पढ़ना और सीखना है। जैसे बुक्स, ऑडियो बुक्स या अपने प्रोफेशन की कोई नई स्किल, राइट? एग्जैक्टली। जो इंसान लगातार सीखता है वही इवेंचुअली लीड करता है। इस 20-20-20 फॉर्मूला को बिना चूके प्रैक्टिस करने से कोई भी अपने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। ये बायोलॉजिकल और रूटीन ऑप्टिमाइजेशन बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। कैसा ब्रिज? एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी गैप पैदा होता है मेरे दिमाग में। ये सफर फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन से शुरू तो हो गया, पर हीलिंग इमोशनल कैसे होगी? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। जो एंटरप्रेन्योर इतने गहरे जख्म लेकर आई थी, जिसे अपनों ने धोखा दे दिया था, क्या उसके टूटे हुए दिल का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज और जर्नलिंग से हो जाएगा? अगर अंदर से कोई बिल्कुल टूट चुका हो तो क्या सुबह 5 बजे उठने से उस दर्द की गहराई कम होती है? ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि हीलिंग मैकेनिक्स इतने सिंपल नहीं होते।
बिलियनियर इस स्टेज पर एक बेहद डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। क्या बताता है वो? एंटरप्रेन्योर उस शांत माहौल में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है और अपना सबसे गहरा दर्द शेयर करती है। वो बताती है कि वो फादरलेस डॉटर सिंड्रोम से सफर कर रही है। ओह मैन। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, है ना? हाँ, और उस लॉस ने, उस अकेलेपन ने उसे इतना अग्रेसिव और ड्रिवन बना दिया था। उसने लगातार मेहनत करके पैसा और सक्सेस तो बहुत कमा लिया, लेकिन अंदर का वो खोखलापन कभी नहीं भरा। उसे लगता था कि एक्सटर्नल सक्सेस उसके इंटरनल ट्रॉमा को फिक्स कर देगी, पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और तब बिलियनियर द 4 इंटीरियर एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट समझ आता है। हमने हमेशा सेल्फ हेल्प दुनिया में यही सुना है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। हाँ, कि बस अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिलियनियर यहाँ इस पॉपुलर बिलीफ को चैलेंज करता है। वो कहता है कि माइंडसेट तो बस गेम का 25% हिस्सा है। सिर्फ 25%? तो बाकी का क्या? बिलियनियर कहता है कि माइंडसेट यानी लॉजिक और इंटेलिजेंस के अलावा 3 और ऐसे एम्पायर्स हैं जिन्हें बैलेंस करना जरूरी है। दूसरा है हार्ट सेट, जो सीधा इमोशंस और फॉरगिवनेस से जुड़ा है। सही है। तीसरा है हेल्थ सेट, जो हमारी फिजिकल बॉडी है। और चौथा है सोल सेट, जो हायर पर्पस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट है, उसका माइंडसेट अनबीटेबल है, लेकिन उसका हार्ट सेट टूटा हुआ है, अंदर नफरत, गुस्सा और इनसिक्योरिटी भरी है, तो वो कभी सच्ची ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच सकता। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक टूटे हुए हार्ट सेट के साथ मिलकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही लाता है। एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही थी। माइंडसेट और हेल्थ सेट ठीक थे, पर हार्ट सेट ब्लीडिंग कर रहा था। और इस हीलिंग को प्रैक्टिकली समझाने के लिए बिलियनियर एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव का सहारा लेता है। वो उन्हें स्पिरिचुअली रॉबिन आइलैंड से कनेक्ट करता है। रॉबिन आइलैंड, उसका नाम सुनते ही छिल्स आते हैं। ये वही डार्क जगह है जहां नेल्सन मंडेला ने 18 साल गुजारे थे। हाँ, एक छोटी सी सीलन भरी सेल में। हाँ, वहां उनसे पत्थर तोड़वाए गए, हर तरह का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया, उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। नॉर्मल इंसान उस सेल में बिटरनेस और गुस्से से पागल हो जाता। लेकिन मंडेला ने वहां अपने हार्ट सेट को रीबिल्ड किया। उन्होंने उस 18 साल के आइसोलेशन को मेडिटेशन में बदल दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ करना सीखा, क्योंकि वो जानते थे कि गुस्सा उन्हें अंदर से हॉलो कर देगा। उन्होंने अपनी क्रूरता को ही अपनी ग्रेटनेस का रॉ मटेरियल बना लिया। यही समझना सबसे जरूरी है। आमतौर पर लोग फेलियर्स, धोखे और दर्द को जिंदगी के स्पीड ब्रेकर समझते हैं। लोगों को लगता है कि पेन रास्ता रोकता है, पर सच तो यह है कि सफरिंग ही वो एकलौता रॉ मटेरियल है जिससे ग्रेटनेस शेप होती है। जब दर्द को सही ढंग से प्रोसेस किया जाता है, तभी एक नॉर्मल इंसान ट्रू लीडर बनता है। एंटरप्रेन्योर को ये बात समझ आती है कि उसका फेलियर उसका एंड नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा स्ट्रांग हार्ट सेट की फाउंडेशन है। ये कितना पावरफुल शिफ्ट है। बिल्कुल। हार्ट सेट और माइंड सेट की ये अलाइनमेंट तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं एक ऐसे इंसान पर जिसके पास टैलेंट तो है, दिल भी साफ है, पर काम नहीं होता। आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, सफर आगे बढ़ता है रोम की तरफ, जहां हमारा वो आर्टिस्ट अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है। आर्टिस्ट की प्रॉब्लम ट्रॉमा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है लगातार प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजी बिहेवियर। फोकस बार बार टूट जाता है। वो मास्टर बनना चाहता है, पर एग्जीक्यूशन जीरो है। रोम का कल्चर और आर्ट उसके इंटरनल स्ट्रगल को और हाईलाइट करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड का हसल कल्चर तो चीख चीख कर यही सिखाता है कि 24 घंटे मेहनत करो, स्लीप व्हेन यू आर डेड। हाँ, लोग 14 to 18 आवर्स काम करने को बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। तो फिर दी 5am क्लब की फिलॉसफी इस टॉक्सिक हसल से अलग कैसे है? अगर आराम करेंगे तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, ये जो 24/7 हसल का मॉडल है ना, ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से कंप्लीटली फ्लॉड है। फ्लॉड कैसे? बिलियनियर यहाँ आर्टिस्ट को ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट का कॉन्सेप्ट सिखाता है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, थिंकर्स और क्रिएटर्स कभी भी लगातार काम नहीं करते। अच्छा। उनकी एग्जीक्यूशन 2 क्लियर साइकिल्स में चलती है। पहला है हाई एक्सीलेंस साइकिल और दूसरा है डीप रीफ्यूलिंग साइकिल। लगातार हाई गियर में चलने से इंजन सीज हो जाता है और बर्नआउट होता है। हाई एक्सीलेंस और डीप रिफ्यूलिंग, तो बेसिकली अगर स्प्रिंट कर रहे हो तो रिकवर भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इसको दिन में प्रैक्टिकली उतारने के लिए बिलियनियर द 60-10 मेथड सिखाता है। ये मेथड क्या है? इस मेथड के अनुसार जब आप काम करने बैठें तो ठीक 60 मिनट के लिए एक टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस क्रिएट करें। इन 60 मिनट में कोई फोन नहीं,
कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क। और ठीक 60 मिनट बाद ठीक 60 मिनट बाद 10 मिनट का एक कंप्लीट ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में स्क्रीन नहीं देखनी, म्यूजिक सुनना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है या बस चलना है। इसके पीछे का मैकेनिज्म भी बड़ा फैसिनेटिंग है वैसे। न्यूरोसाइंस बताती हैं कि लगातार फोकस करने से ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लॉजिकल और डिमांडिंग होता है वो कंप्लीटली थक जाता है। सही कहा। और उस 10 मिनट के स्क्रीन फ्री ब्रेक और थोड़े से मूवमेंट से ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर जो क्रिएटिव और रिलैक्स्ड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम एसेंशियली ब्रेन की एक साइड को आराम देकर दूसरी साइड को जगा रहे हैं। दैट इज इनसेन। बिल्कुल। और यही पीरियडाइजेशन का फॉर्मूला एक आम इंसान को जीनियस बनाता है। ये समझना कि कब पूरी ताकत से काम करना है और कब पूरी तरह से सिस्टम को शट डाउन करके रिचार्ज करना है। कम काम करके बेहतर क्वालिटी देना असल मास्टरी है। I mean, 3 घंटे का अनइंटरप्टेड डीप वर्क किसी दूसरे इंसान के 12 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से 1000 गुना ज्यादा बेटर आउटपुट देता है। और इन्हीं सब हैबिट्स, चाहे वो 5 बजे उठना हो, 20-20-20 फॉर्मूला हो या 60-10 मेथड हो, इस सब के जरिए हम एसेंशियली अपनी 5 एसेट्स ऑफ जीनियस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे विल पावर है ना, हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर हमारी क्या कैरेक्टर ट्रेट है, पर सच तो यह है कि विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है। सही एनालॉजी है। सुबह ये बैटरी 100% होती है, पर दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते हुए शाम तक ये पूरी तरह से डेड हो जाती है। तो 5 बजे सुबह उठने का असल पर्पस ही ये है कि जो विल पावर की बैटरी फुल है और दुनिया शांत है, तब अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम निपटा लिए जाएं। यही इस पूरी जर्नी का एसेंस है। जो एंटरप्रेन्योर मौत को गले लगाने वाली थी, उसने जब इन मेथड्स को अपनाकर अपनी डेली रूटीन में माइक्रो विन्स इकट्ठे करना शुरू किए, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन, उसकी बॉडी और उसका दिल हील होने लगा। उसने ना सिर्फ अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लिया, बल्कि अपनी मेंटल पीस भी जीत ली। क्योंकि एंड में द 5am क्लब सिर्फ अलार्म क्लॉक सेट करने का तरीका नहीं है, ये खुद को अंदर से पूरी तरह से रीबिल्ड करने का एक इकोसिस्टम है। इन सब चीज़ों को एक साथ रखें तो समझ आता है कि किसी को सुबह उठने से अचानक लॉटरी नहीं लगती। वो इसलिए जीतता है क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है, वो अपने माइंडसेट और हार्टसेट की रिपेयर कर रहा होता है। एक एक दिन का इम्प्रूवमेंट कंपाउंड होकर एक मैसिव बदलाव लाता है। बिल्कुल। और सफ़र को समअप करने के लिए वो आखिरी थॉट क्या था? अगर इस पूरे सफ़र का कोई एक आखिरी थॉट हो जो हमेशा के लिए दिमाग में रखना ज़रूरी है, तो वो द स्पेल बाइंडर के आखिरी लफ्ज़ हैं। उन्होंने स्टेज पर एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या थी वो बात? अपनी मास्टरी को पोस्टपोन करना बंद करो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं हम मंडे से शुरू करेंगे, नए साल से सुधरेंगे, कल से बेहतर बनेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। हर इंसान के अंदर एक ग्रेटनेस छिपी होती है। ज़रूरत है तो बस उस सुबह की खामोशी में उसे जगाने की। अपनी मास्टरी को पोस्टपोन करना बंद करो। ये सच में अंदर तक हिलाने वाली बात है। हमारा वक्त, हमारी अटेंशन और हमारी लाइफ कब सोशल मीडिया और दूसरों के डिमांड्स के शोर में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। सही बात है। एक वक्त था जब उस अंधेरे कमरे में सब कुछ खत्म लग रहा था, और एक आज का वक्त है जहां उम्मीद ने सब बदल दिया। इस सफर के आखिर में एक गहरा सवाल खुद से पूछा जा सकता है। कैसा सवाल? अगर कल आने वाली सुबह जिंदगी की सबसे खूबसूरत और नई कहानी का पहला पन्ना बन सकती है, जिसमें दर्द के बजाय उम्मीद हो, तो क्या सुबह 5 बजे उठकर उस पन्ने को लिखने की हिम्मत की जाएगी, या फिर इस मौके को ऐसे ही अंधेरे में निकल जाने दिया जाएगा?